हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होगी पेपर की दृष्टि से भी, और ये टॉपिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आगे आपकी चैप्टर में अभी आगे आप और भी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ फिर अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मतलब ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा आगे के चैप्टर के लिए भी। तो ये टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि दो स्थितियों में निकाली जाएगी, एक अक्षीय स्थिति और दूसरा निरक्षीय स्थिति। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं उसकी जो पहली स्थिति है वो है अक्षीय स्थिति, जिसको हम अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। ध्यान रखना, कभी कभी पेपर में अनुदैर्ध्य स्थिति बोलकर प्रश्न पूछ लेता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों बातें एक ही हैं, चाहे उसको आप अक्षीय स्थिति कह लीजिए या उसको आप अनुदैर्ध्य स्थिति कह लीजिए। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इसकी कंडीशन में पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति। क्या पढ़ेंगे? अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति मतलब अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको इंग्लिश से बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन यानी अक्षीय स्थिति। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान देना है। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों को बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे। तो पहले आप इस वीडियो में अक्षीय स्थिति को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद निरक्षीय स्थिति अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम आपको एक फिगर बनाएंगे, उस फिगर को ध्यान से समझना है। फिगर हमारा सपोज करते हैं यहाँ पे ये मेरे पास दो पिंड हैं, ये दो आवेशित पिंड हैं। ठीक है ना। अब इस पिंड का हम नाम देते हैं, ये पिंड हमारा सपोज ए है और ये पिंड हमारा क्या है? बी है। इन पिंडों के जो बीच की दूरी है हमारी वो क्या है? 12 है। इन पिंडों के बीच की दूरी क्या है? 12 है। मतलब फिर से ध्यान दिए, ये दोनों मेरे पास पिंड हैं ए व बी, इन पिंडों के बीच की दूरी क्या है? 12 है। पहली पिंड को मैंने क्या किया है? प्लस क्यू आवेश दिया है। मतलब जो हमारा पहला पिंड है वो प्लस क्यू आवेश से है और दूसरा जो हमारा पिंड है वो क्या है? माइनस क्यू आवेश है। यानी पहले पिंड पर मैंने प्लस क्यू आवेश को उपस्थित कराया है और दूसरे पिंड पर मैंने माइनस क्यू आवेश को उपस्थित कराया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए ये पॉइंट अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे 12 कहाँ से आया, तो आप मेरे इससे पहले वाली वीडियो को एक बार देख लीजिए। वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक टॉपिक हमने पीछे आपको पढ़ाया है, वहीं से कॉन्सेप्ट लिया गया है। ठीक है ना। यानी दो ध्रुवों यानी दो पिंडों के जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है? 12 होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 2L हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है? इन दोनों पिंडों के बीच में एक बिंदु होता है जिसको हम O से प्रदर्शित करेंगे और इसको बोलते हैं उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु का मतलब होता है ऐसा बिंदु जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। उस बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा उदासीन बिंदु हो जाएगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आखिर अक्षीय स्थिति जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये नाम आखिर आया कहाँ से, यानी अक्षीय स्थिति कहते किसको हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो जो हमारे पिंड हैं, इन पिंडों को जो मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा को यदि हम आगे बढ़ा दें,
यदि इस रेखा को हम क्या करें आगे बढ़ा दें तो जो आगे बढ़ाने वाली रेखा है वो रेखा ही क्या कहलाएगी, अक्षीय कहलाएगी। मतलब क्या कि दो पिंडों को मिलाने वाली रेखा को यदि आगे बढ़ाया जाए तो आगे बढ़ी रेखा ही क्या कहलाती है, अक्षीय कहलाती है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोई यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं P, जहाँ पर हम क्या करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। ठीक है ना, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। और एक बात विशेष ध्यान रखना, जहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं वहाँ पर एकांक आवेश होता है। यानी आपको हमने जो एकांक धन आवेश पीछे पढ़ाया था वही चीज़ यहाँ पर हम यूज करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, एकांक धन आवेश होता है। जहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं वहाँ पर क्या होता है, एक एकांक धन आवेश होता है। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये Q बराबर +1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये प्लस आवेश है और ये क्या है, माइनस है। तो ये दोनों को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। एक प्लस है दूसरा माइनस है तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, जिसकी दिशा हो जाएगी अंदर की। आपको मैं एक बात बता दें कि आप फिजिक्स में यदि फिगर को अच्छे से समझ लिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा पूरा डेरिवेशन। मेन चीज़ होता है फिगर। आपका फिगर अच्छे से तैयार नहीं है तो आप डेरिवेशन को लगा तो लेंगे लेकिन आगे चलकर भूल जाएंगे। ये पूरा डेरिवेशन फिगर से ही निकलता है, फिगर पर ही डिपेंड होता है। और हमने देखा है बहुत लोगों को फिगर अच्छे से नहीं समझ में आता है, वो फिगर को रट लेते हैं, डेरिवेशन को रट लेते हैं, उनका काम तो हो जाता है लेकिन आगे वो भूल जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, पहले तो आप फिगर को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। फिगर आपका तैयार हो जाएगा तो डेरिवेशन एकदम अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिगर पर आप फोकस कीजिए। पहले ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, यानी अपनी ओर खींचेगा। तो इसकी दिशा अंदर की ओर रहेगी। ये दिशाओं को ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये अंदर की दिशा हो जाएगी। और ये प्लस है और ये भी प्लस है। देखिए यहाँ पे दोनों प्लस हैं तो यहाँ पे समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए इसकी दिशा कहाँ हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। ये दिशा हमारी बाहर हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर दिशाएं हो गई, एक अंदर और एक बाहर। अब यहाँ पर करते क्या है कि यहाँ पर जैसे कि एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको हम क्या लिखेंगे, E लिखेंगे। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे लिखेंगे, E से लिखेंगे। तो E, अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है इसलिए इसमें वेक्टर लगा देंगे। और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। कौन आकर्षित कर रहा है, -Q आकर्षित कर रहा है, इसलिए इसके सफिक्स में -Q लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर जो E हो जाएगा इसके सफिक्स में हो जाएगा प्लस का Q, क्योंकि ये प्लस Q क्या कर रहा है, इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, क्योंकि दोनों उसका आवेश क्या है, समान है। और ये एक सदिश राशि है इसलिए इस पर लगा देंगे वेक्टर। अब यहाँ पर जो उदासीन बिंदु है, उदासीन बिंदु से P बिंदु के बीच की दूरी को मान लेते हैं R। मतलब जहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे वहाँ से उदासीन बिंदु की दूरी को हम मान लेते हैं क्या, स्मॉल r। इतनी बात आपको समझना है अच्छे से। ठीक है ना, अब आगे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से जो यहाँ की दूरी है यानी A और B के बीच की जो दूरी है वो क्या है, 2L है। तो आधी दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। मतलब इस 2L को दो भागों में तोड़ेंगे, आधा आधा करेंगे तो LL हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से फिगर बनकर हमारा कंप्लीट होता है। फिगर को बहुत ध्यान से समझिए, फिगर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखिए आगे क्या करेंगे। अब यहाँ पर हम एक एक करके गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम -Q आवेश के कारण निकाल लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हो जाएगा E और यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे -Q। पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। पीछे हमने आपको पढ़ाया, एक बार तैयार कीजिए। यदि आप पहला वीडियो ऐसे अगर कोई व्यक्ति हो जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, और कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ आप इससे पहले की वीडियो को सीरियल वाइज देखिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0
अब यहाँ पे हो जाएगा Q अपान आर स्क्वायर। आर का मतलब होता है दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए हम माइनस क्यू का निकाल रहे हैं, तो बी पी इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी बी पी, तो हो जाएगा बी पी स्क्वायर। ठीक है ना, Q अपान आर स्क्वायर होता है, तो आर क्या है दूरी, दूरी हो जाएगी बी पी, तो बी पी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर दिशा बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि के लिए हमको दिशा बताना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम दिशा बता देंगे, संकेत कर देंगे। तो दिशा क्या हो जाएगी, ये देखिए अंदर की ओर आ रहा ना एरो, हो जाएगा क्या P से B की ओर, हो जाएगा P से B की ओर, इस पर हम वेक्टर लगा देंगे। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। अगले स्टेप में इसकी वैल्यू को रखा जाए, तो देख ध्यान दीजिएगा 1/4πε0 इंटू क्यू, बी पी का मान कितना हो जाएगा, देखिए B और P का मान हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है R है, हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल रहे हैं, तो इतनी दूरी से इतनी दूरी क्या होगी घट जाएगी, तो हो जाएगा R माइनस का L, हो जाएगा R माइनस का L का होल स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम निकालेंगे तो हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे यहाँ पे आपने माइनस क्यू आवेश के कारण लिखा था, वैसे आप यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ई, यहाँ पे वेक्टर लगेगा, सफिक्स में आपका प्लस का क्यू हो जाएगा, जैसे यहाँ पे माइनस का क्यू था। यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। आर का मतलब दूरी, दूरी यहाँ से कहाँ है, अब देखिए यहाँ पे प्लस क्यू का निकाल रहे हैं, यानी यहाँ से निकाल रहे हैं, तो ए से पी हो जाएगा, तो हो जाएगा ए पी स्क्वायर। अब इसकी दिशा बताना हो तो दिशा आप कैसे बताएंगे, देखिए ये एरो बाहर जा रहा है, यानी ए से पी से बाहर लेकर जा रहा है, तो हो जाएगा ए पी वेक्टर। ठीक, इसकी वैल्यू को रखें तो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू, ए पी का मान, देखिए ए से पी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक एल है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं और इसके आगे एल है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा आर प्लस एल, तो हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर। ठीक, इस प्रकार से आपको वर्क करना है। थोड़ा डेरिवेशन लंबा है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझा रहे हैं, अगर आप मन से समझेंगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने इतना निकाला। अब क्या करेंगे, इसकी परिणामी तीव्रता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, परिणामी तीव्रता। अब परिणामी तीव्रता देखिए कैसे निकलेगी, एक दिशा इधर की ओर है और एक दिशा बाहर है, यानी जब दिशाएं ठीक एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो वहाँ परिणामी घटती है। ये ध्यान रखना, जब दिशाएं ठीक एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो वहाँ परिणामी क्या होती है, घटती है। अब बात ये आती है कि किसको किससे घटाया जाए, यानी प्लस क्यू को माइनस क्यू से घटाया जाए या माइनस क्यू को प्लस क्यू से घटाया जाए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ से ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं यहाँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम आपको जो बता रहे हैं ध्यान देना कि आपने पढ़ा होगा मैथ के नियम से, गणित की अवधारणा कहती है कि जिस भिन्न का हर छोटा हो, देखो यहाँ पे हर क्या है, आर माइनस एल है और यहाँ पे क्या है, आर प्लस एल है, यानी ये भिन्न हमारी, देखिए हर यहाँ पे क्या है, इस भिन्न का बड़ा है। तो मैथ की अवधारणा कहती है, यानी गणित की अवधारणा कहती है कि जिस भिन्न का हर छोटा हो वह भिन्न बड़ी होती है और जिस भिन्न का हर बड़ा हो वह भिन्न छोटी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका हर छोटा है, इसलिए इस भिन्न को हम बड़ा कहेंगे और ये हमारा बड़ा है, इसलिए इसको हम छोटा कहेंगे। हमेशा हम बड़ा माइनस छोटा करते हैं परिणामी निकालने के लिए, अंतर निकालने के लिए पहले बड़ा माइनस छोटा, ये करते हैं ना आप लोग। ये आप यहाँ पर इस प्रकार से परिणामी निकालेंगे। अच्छा, इसका दूसरा तरीका देखना हो, मतलब फिजिक्स के अनुसार देखना हो तो मैं आपको फिजिक्स के अनुसार दिखाते हैं कि यहाँ पे परिणामी कैसे घटती है। तो देखिए इन दोनों के बीच की बात कीजिए, तो इन दोनों के बीच का गैप कम है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, कम है, तो इस पर बल अधिक काम करेगा
और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ज़्यादा है, इसलिए इस पर बल कम काम करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस क्यू क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ऐसे देखो, ये देखिए अधिक है, इस भिन्न का हर छोटा है इसलिए अभी बड़ी है, इसलिए भिन्न बड़ी है। तो यहाँ पर परिणामी निकालने के लिए हम लिखेंगे ई बराबर ई, यहाँ हो जाएगा माइनस का क्यू, यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे माइनस घटाने के लिए, यहाँ पे हो जाएगा ई प्लस का क्यू, यहाँ पे वेक्टर हो जाएगा। ठीक, और वैल्यू को पुट कीजिए, तो इसका मान देखिए, एक बात को ध्यान देना, यहाँ पे देखिए 1/4πε0 क्यू, 1/4πε0 क्यू, दोनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए इनको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो हो जाएगा 1/4πε0 क्यू को हमने कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बचेगा गुणेक मान सकते हैं, बाहर आ गया तो ये मान सकते हैं गुणेक, तो हो जाएगा 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे बचेगा गुणेक मान के, इतना हमारा बाहर ही हो गया है, देखिए ये हमारा बाहर है, इतना हमारा बाहर हो गया है, तो यहाँ बच जाएगा 1/r+l का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो 1/4πε0 इंटू क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हर समान नहीं है, एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो इसका लासा ले लीजिए, r+l का होल स्क्वायर को ऊपर से गुणा करेंगे तो जाएगा r+l का होल स्क्वायर माइनस, इसको इधर से करेंगे तो जाएगा r-l का होल स्क्वायर, और इसका हर का करेंगे तो थोड़ी देर के लिए स्क्वायर को यदि आप भूल जाइए तो एक ब्रैकेट में a-b, दूसरे में a+b, ये फार्मूला होता है a² माइनस b² का, तो यहाँ पर हो जाएगा r² माइनस l², अब ये दोनों जो होल स्क्वायर लगे थे इसका लग जाएगा होल स्क्वायर, इस प्रकार से ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लंबा डेरिवेशन है लेकिन आपको समझ में एकदम अच्छे से आएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हम थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं, आप इसको आगे समझ लीजिएगा इसमें। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे आपके लिख रहे हैं, ध्यान समझना, यहाँ पे हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू। अब यहाँ पे देखिए बीजगणितीय सूत्र होता है a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। आप अगर इसको ऐसे ओपन करेंगे a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, ऐसे इसका फार्मूला यूज करेंगे a² + b² माइनस 2ab, फिर आप इसको हल करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप सूत्र को याद कर लीजिए, a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर जो होता है वो 4ab के बराबर होता है, ये फार्मूला है, तो यहाँ पे इसको याद कर लेना। तो 4 a के स्थान पे हमारा हो जाएगा r, और b के स्थान पर हो जाएगा हमारा l, और बटे हमारा वही हो जाएगा r² माइनस l² का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, तो 1/4πε0 इंटू क्यू। अब यहाँ पे ध्यान देना, 4 को यदि हम लिख दें 2 गुणे 2, 4 को तोड़ सकते हैं और हो जाएगा r l, और बटे हम इसको ऐसे लिख दें r² माइनस l² का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2q और l इनको एक साथ ले लें, तो कल वाले इससे पहले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था P बराबर होता है 2ql, इसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2ql मिलकर क्या बन जाएगा P, तो यहाँ बचेगा 2, ये वाला 2 लिख देंगे, और 2ql मिलकर बन जाएगा P, और ये वाला हमारा हो जाएगा R, हो जाएगा r² माइनस l² का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा E के बराबर। ये हमारा इसका सूत्र होता है। ठीक, ये आपका यहाँ पे व्यंजक है जो आपको तैयार करना है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है, कंडीशन पे हम बात कर लें तो कंडीशन क्या होती है, यदि जो हमारा L है वो क्या हो, R से छोटा हो, L क्या हो हमारा छोटा हो किससे, R से, तो इस स्थिति में क्या होता है, ये हमारा R जो L है ना ये छूट जाता है, इसको हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, अब यहाँ पे देखना 2pr, अब ये हमारा जो छूट जाएगा l², तो 2 दूना 4, यानी r की घात हो जाएगा 4, और यहाँ से 1 कट जाएगा तो बच जाएगा r³, तो यहाँ पे हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r³।
इस प्रकार से ये हमारा फाइनल व्यंजक प्राप्त होता है अच्छी स्थिति का। तो देखिए हमने आपको बहुत डिटेल में समझाया, इसलिए थोड़ा सा लंबा गया, लेकिन आपको समझ में पूरा आ गया होगा। तब तक आप इतना तैयार कीजिए, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में निरक्षीय स्थिति के बारे में समझाएंगे। आप एक बार इसको बहुत ध्यान से समझिए। ओके, थैंक यू।